एक फिल्म की शुरुआत होती है जिसमें रिया नाम की एक लड़की अंतरिक्ष में दिखाई देती है। वह डरकर जागती है और देखती है कि अंतरिक्ष स्टेशन की हालत बहुत खराब है। उसके सिर पर चोट लगी है और उसे याद नहीं कि वो कौन है, कहाँ से आई है और क्यों आई है। अंतरिक्ष स्टेशन में खतरे के अलार्म बज रहे हैं और सिस्टम को रीसेट करने का आदेश दिया जा रहा है। वह टॉर्च लेकर जांच करने आगे बढ़ती है। एक केबिन में उसे सभी अंतरिक्ष यात्रियों के मृत शरीर मिलते हैं। ये सोचकर कि उनके साथ क्या हुआ होगा, वो आगे बढ़ती है और अंतरिक्ष स्टेशन के गेट तक पहुंचती है। उनका अंतरिक्ष यान किसी दूसरे ग्रह पर है, जहां रिया बिना मास्क पहने बाहर निकल जाती है। वहां बर्फ गिर रही होती है और चारों ओर पहाड़ होते हैं। रिया को वहां कुछ मानव शव भी दिखाई देते हैं। थोड़ा और आगे जाने पर उसे अपनी परछाई दिखती है, जो थोड़ी देर में गायब हो जाती है, क्योंकि वहां एक अजीब गुलाबी और नीली रोशनी फैलने लगती है। इस वजह से रिया को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। वह बड़ी मुश्किल से अपने अंतरिक्ष यान में वापस भागती है। अंदर आते ही उसे अपने दल के सदस्यों की एक पुरानी झलक याद आती है। उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि जिस ग्रह पर ये लोग थे उसका नाम कोई था, जिसका उपनाम उन्होंने एश रखा था। ये पुरानी झलक खत्म हो जाती है और वर्तमान में हम देखते हैं कि वह अपनी गर्दन पर एक चिप लगा रही थी, जिससे उसे आराम मिलता है। फिर वह नहाने जाती है। नहाते समय हम उसके पूरे शरीर पर खून देखते हैं। वह फिर से अंतरिक्ष स्टेशन की जांच करना शुरू करती है। उसे एक किताब मिलती है जिसमें अंतरिक्ष शटल के बारे में लिखा होता है और उसका एक वीडियो भी दिखता है, जिससे उसे अपने बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये पढ़ते हुए उसे अचानक आसपास से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है और एयर लॉक के पास छिप जाती है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और देखती है कि एक आदमी स्पेस सूट पहने हुए है, जो उसे खतरे जैसा लगता है। वह उसे मारने की सोच रही होती है। तभी आदमी अपना हेलमेट उतारकर उसे बताता है कि मैं तुम्हारा साथी हूँ। ब्रायन इस मिशन का इंचार्ज था। वह रिया से कहता है कि तुमने मदद के लिए बुलाया था, इसलिए वह उसकी मदद करने आया है। लेकिन रिया को ऐसा कुछ याद नहीं आता कि कब वह मुसीबत में पड़ी और कब उसने किसी को मदद के लिए बुलाया। जगह की हालत और हर जगह पड़े मृत शरीर देखकर वह उससे पूछता है कि क्या यह सब क्लार्क, जो उनका दूसरा सदस्य था, ने किया है। जब रिया उसे जवाब नहीं दे पाती तो ब्रायन उसे बताता है कि क्लार्क की वजह से ही तुमने मुझे मदद के लिए बुलाया था। लेकिन रिया को कुछ भी याद नहीं आ रहा होता है। कुछ देर बाद ब्रायन रिया को एक बिस्तर पर लेटाता है और एक रोबोटिक मेडिकल मशीन से उसके पूरे शरीर की जांच करता है। उसी समय वह रिया को अपने मिशन के बारे में भी याद दिलाने की कोशिश करता है। वह बताता है कि पृथ्वी पर बढ़ती आबादी के कारण ये लोग मनुष्यों के रहने के लिए एक नया ग्रह खोजने निकले थे। ये उनका पहला मिशन नहीं था। वे पहले ही 6 मिशन कर चुके थे, जिनमें से सभी असफल रहे थे। ये 7वां और आखिरी मिशन था और ये मिशन मनुष्यों के लिए आखिरी उम्मीद है। वह कहता है कि जिस ग्रह पर वे इस समय हैं उसका नाम कोई है। रिया यहाँ उठकर बैठ जाती है और ब्रायन से पूछती है, पहले मुझे अपने बारे में बताओ, मैं कौन हूँ? तो ब्रायन उसे नहीं बताता और कहता है कि तुम्हें खुद ही सब याद आने लगेगा। रिया सो जाती है और आधी रात में वह डरकर जाग जाती है। उसे अपने सामने एक आधामरा आदमी दिखाई देता है जो घायल था, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाता है और रिया समझ जाती है कि उसे भ्रम हो रहा है। अगली सुबह रिया और ब्रायन जागते हैं और अपने सभी मृत दल के सदस्यों के शवों को अंतरिक्ष यान से बाहर निकालना शुरू करते हैं, क्योंकि वहां से मौत की बदबू आने लगी थी। उनके दल के एक सदस्य क्लार्क के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। ये लोग उसके बारे में बात करते हैं। उन्हें लगा कि वो अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर भी जा सकती है और ये सब जो हुआ है वह भी उसी ने किया है। ब्रायन कहता है कि हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो बाहर है तो जैसे ही उसकी ऑक्सीजन खत्म होगी उसे अंदर आना होगा। ऑक्सीजन के बारे में सुनकर ब्रायन को याद आता है कि उनके लिए भी तनाव था, क्योंकि उनके अंतरिक्ष स्टेशन में ऑक्सीजन बहुत कम थी और अगर वे जल्द ही वापस जाने का फैसला नहीं करते हैं तो उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। जब रिया फिर से अंतरिक्ष स्टेशन के अंदर घूमती है तो उसे याद आता है कि वो वापस नहीं जा पा रही है। जब वह ये सब सोच रही थी तो उसे अचानक खून में सना एक कैंची दिखाई देती है। इसे देखने के बाद उसे फिर से अपनी पुरानी झलकें दिखने लगती है, जिसमें उसे एक झलक मिलती है कि कैसे उसके दल के एक सदस्य इन कैंचियों की मदद से दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा था। जब वह ये सब सोच रही थी, ब्रायन वहां पहुंचता है, जो उसे बताता है कि बाहर ग्रह पर एक बहुत बुरा तूफान आ रहा था। जबकि रिया उसे अच्छी खबर देती है कि वह पिछले कुछ बातों के बारे में बता पाएगी, क्योंकि उसे याद आने लगा है। उनकी बातचीत के दौरान अलार्म फिर से बजने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके अंतरिक्ष स्टेशन का ऑक्सीजन स्तर तेजी से घट रहा है। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि तूफान के कारण अंतरिक्ष स्टेशन कहीं क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे रिया जल्दी से ढूंढ लेती है और मरम्मत करती है। लेकिन दुख की बात यह थी कि उन्होंने अपनी 30% ऑक्सीजन खो दी थी, जो लगभग 10 दिनों के लिए उनका सहारा थी। उन्हें अपने अंतरिक्ष स्टेशन की आपूर्ति पूरी करने के लिए यहाँ से जाना होगा। लेकिन रिया यहाँ से जाने से मना कर देती है, यह कहते हुए कि यह संभव है कि उनका दल का सदस्य क्लार्क अभी भी जीवित हो और वह उसे नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर ब्रायन गुस्सा हो जाता है और वह रिया पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैं यहाँ का कप्तान हूँ। रिया थोड़ी डरी हुई थी। उसकी मानसिक स्थिति पहले से ही अच्छी नहीं थी। उसकी सेहत ठीक करने के लिए ब्रायन ने उसे फिर से अपनी गर्दन पर छोटी छोटी चिप्स पहनने के लिए दी, जिससे उसकी हालत में सुधार हुआ। रिया अब सो जाती है और इस बार वह अपने सपने में अपने दूसरे दल के सदस्य को देखती है, जो वास्तव में उसका पति भी था। वे दोनों उस समय किसी दूसरे ग्रह पर थे और वहां रिया एक बहुत बड़ा गड्ढा देखती है, जिससे लगातार ऊर्जा निकल रही थी। उसका पति उसे उसके पास न जाने के लिए कहता है, क्योंकि ये खतरनाक है, और इसी के साथ उसका सपना खत्म हो जाता है। रिया की आंखें भी खुल जाती है और अब वह सब कुछ जानने के लिए इस जगह की फुटेज देखना शुरू करती है। वो पहले दिन की फुटेज निकालती है, जहां ब्रायन ने कई फुटेज भेजी थी।